तो अभी हम देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, 71st बीपीएससी के लिए उसी का हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 और ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। पूरा पूरा ये क्या है, हमारा ये वॉइस नोट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें लिखा है भूमिगत भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर जो भूमिगत गतिविधियां हुई थी उसके बारे में कुछ बातें करनी है, ठीक है। एक मिनट जरा वेट करिए बस, ठीक है। देखो 25, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन के सेट जो है वॉइस नोट के सेट हम बना करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उसको सुनेंगे, ठीक है। सुन करके प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व हो गया वो ठीक है, ठीक है, और जो सॉल्व नहीं हुआ उसको हम अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कम तरीके में बीपीएससी का पेपर निकालने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर जो भूमिगत आंदोलन हुआ था उसके बारे में है। तो अरुणा आसफ अली जो है, ठीक है ना, कौन, अरुणा आसफ अली जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर भूमिगत गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। कौन, अरुणा आसफ अली, ठीक है। फिर इसके अलावा 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान जो है बंबई में, वहां पर इन्होंने कांग्रेस का झंडा भी फहराया। और इन्होंने जो झंडा फहराया था 9 अगस्त को, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मानते हैं प्रतीक। किस चीज का, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक जो है वो हम किसको मानते हैं, तो अरुणा आसफ अली ने जो झंडा फहराया था 9 अगस्त को, उसी को, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, देखो कस्तूरबा गांधी के बारे में ध्यान रखना है कि कस्तूरबा गांधी जो है वो नागरिक अवज्ञा, ठीक है ना, नागरिक अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई थी, लेकिन किसी भी सशस्त्र संघर्ष से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। अच्छा फिर क्या है अगला है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था, तो ये दिया था इन्होंने 1944 में बर्मा में, ठीक है ना, 1944 में बर्मा में जो भाषण दिया था उसी टाइम पर ये नारा भी दिया था, ठीक है। फिर अगला है भारत संघ के बारे में। तो भारत संघ, ठीक है ना, एक भारतीय संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वो कौन से अधिनियम में दिया गया था, 1935 के, ठीक है ना, 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था एक भारतीय संघ बनाने का। लेकिन ये प्रस्ताव जो है, ठीक है ना, ये बस प्रावधान किया गया था, ये भारतीय संघ रियल में बन नहीं पाया, ठीक है। अच्छा फिर 1935 का जो एक्ट है, इस टाइम पर जो द्वैध शासन कहां पर शुरू हुआ था, कहां पर खत्म हुआ था, तो प्रांत में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था 1935 के एक्ट के तहत ही, ठीक है। और इसके अलावा 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता, ठीक है ना, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करी गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जतिन दास के बारे में, ठीक है ना। जतिन दास जो है कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर जतिन दास जो है इन्होंने भूख हड़ताल कहां पर किया था, तो लाहौर जेल में, ठीक है ना, लाहौर की जेल में, ठीक है ना, 1929 में 1929 में इन्होंने लाहौर जेल में भूख हड़ताल किया था 63 डेज का, ठीक है ना, 63 दिन का, 63 दिन का, और यहीं पर ये शहीद हो गए, ठीक है। फिर एक मिनट, अच्छा ये भूख हड़ताल क्यों किया था, तो राजनीतिक कैदी जो हैं इनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था उसी को रोकने के लिए, ठीक है ना, उसी के विरुद्ध इन्होंने भूख हड़ताल किया था, ठीक है। अगला है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में है, ठीक है। देखो उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसको यूनेस्को का, ठीक है ना, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा की गुफा है, ठीक है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इन दोनों को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ताजमहल, ठीक है ना, ताजमहल यूपी में है और ताजमहल को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1983 में। कब, 1983 में, ठीक है। इन सब का ये सुनने के बाद आप क्या करना, अगर आपको टाइम मिले तो इसका जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो भी आप पढ़ लेना। और इसके पीडीएफ का जो लिंक है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ में इस पीडीएफ का लिंक, दोनों जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी सीरीज के किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, अब आगे क्या है, अब बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है और कहाँ का है ये, तो बिहार का है, ठीक है ना, बिहार का जो मधुबनी पेंटिंग है इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी
हाँ, इसके अलावा यूपी में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो बनारसी साड़ियां हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जो बनारसी साड़ियां हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, मिला हुआ है। इसके अलावा जो चन्ना पटना खिलौना है, कहाँ का, कर्नाटक का, ठीक है ना, कर्नाटक का जो, कर्नाटक में चन्ना पटना खिलौना बनता है और इसे चन्ना पटना खिलौने को भी जीआई टैग क्या मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, जीआई टैग क्या करते हैं, तो जीआई टैग जो है वो पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करते हैं और जो स्थानीय इकोनॉमी है, ठीक है ना, स्थानीय अर्थव्यवस्था, इसको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन, जीआई टैग, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भारतीय दर्शन के बारे में बात करेंगे। देखो, भारतीय दर्शन जो है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। भारतीय दर्शन को हम दो भाग में बांटते हैं। पहले भाग में कौन आता है, तो पहले भाग में आ गया अपना आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन, यानी कि जो दर्शन वेदों को मानता है उसको हम कहते हैं आस्तिक दर्शन, और जो दर्शन, वैसा दर्शन जो वेदों को नहीं मानता उसको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन। तो इसमें जो चार्वाक है, ठीक है ना, चार्वाक दर्शन जो है, चार्वाक दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, और चार्वाक के अलावा जितने भी 5 वो हैं दर्शन, उन सबको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। फिर अगला सवाल है शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो हमारा जो संविधान के 8वें अनुसूची में, ठीक है ना, हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी गई हैं। 22 भाषाएं हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है। इस 22 भाषाओं में संस्कृत ऐसा भाषा है जो शास्त्रीय भाषा भी है, ठीक है, और साथ में ही हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में भी शामिल है। कौन सी भाषा, संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमारे देश का जो शास्त्रीय भाषा होने के साथ साथ 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी पूरा करता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें, अच्छा, मंदिर वास्तुकला के बारे में बात करें। देखो, मंदिर वास्तुकला के 3 है, ठीक है ना। मंदिर वास्तुकला में 3 वास्तुकलाएं शामिल है, ठीक है ना। भारत में मंदिर वास्तुकला के 3 शैली हैं। एक है नागर, दूसरा बेसर, तीसरा द्रविड़, ठीक है ना। नागर शैली जो है वो नॉर्थ इंडिया के नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं वो नॉर्थ इंडिया में बनते हैं, ठीक है। फिर बेसर शैली के जो मंदिर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो बनते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, सॉरी कर्नाटक वगैरह के आसपास में, ठीक है। और जो द्रविड़ शैली है द्रविड़ शैली जो है वो पड़ता है दक्षिण में, ठीक है ना, यानी कि नागर नॉर्थ इंडिया में, बेसर जो है वो बेसर शैली बनता है अपने मध्य भारत में, और द्रविड़ शैली बनता है दक्षिण भारत में, ठीक है। अच्छा, ध्यान का रखना है, नागर शैली के जो मंदिर के जो छत बनते हैं वो कैसे, जो शिखर बनते हैं कैसे बनते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे बनते हैं, ठीक है। फिर बेसर शैली में, एक मिनट, हाँ सॉरी, द्रविड़ शैली में, ठीक है ना, द्रविड़ शैली में जो मंदिर के शिखर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मंदिर कैसे बनते हैं, सीढ़ी नुमा पिरामिड, ठीक है ना। नागर शैली में जो मंदिर बनाए, सॉरी द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो सीढ़ी नुमा पिरामिड के आकार के बनते हैं मंदिर। कौन सी शैली में, तो द्रविड़ शैली में, ठीक है। और बेसर शैली में तो क्या है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर है बेसर शैली। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा, एक मंदिर है पट्टदकल मंदिर, ठीक है ना, कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक में एक मंदिर मिलता है पट्टकदल, क्या है, सॉरी पट्टदकल, क्या है, पट्टदकल मंदिर जो है वो कर्नाटक में है। और ये पट्टदकल मंदिर कौन सी शैली में बना है, तो ये बेसर शैली में बना है, ठीक है। कौन सी शैली में, बेसर शैली में बना है, और कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, तमिलनाडु के तंजौर में, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है, ठीक है। और ये मंदिर कब बना था, तो ये मंदिर बना था 11वीं शताब्दी में। कब, 11वीं शताब्दी में बना था। और ये बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो चोल वंश के राजा थे, राजा राजराज प्रथम। कौन थे, चोल वंश के शासक थे राजा राजराज प्रथम। इन्होंने ही 11वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक है। ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किसमें, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला हम नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किसने किया था, कब किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया था रास बिहारी बोस ने, घोष नहीं, बोस, ठीक है ना, रास बिहारी बोस। कब किया था, 1912 में, ठीक है ना।
रास बिहारी बोस ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो है वो मर नहीं पाए, वो बच गए। और इसके बाद जो है वो जो रास बिहारी बोस हैं वो भागकर चले गए थे कहां पर, जापान। कहां चले गए, जापान चले गए। और जापान में ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना किया। क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता लीग का स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने जापान में, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे गदर पार्टी के बारे में, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखो कुछ फैक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में 3-4 फैक्ट हमें याद रखने हैं। तो गदर पार्टी का स्थापना कहां पर हुआ था, ये हुआ था अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था, 1913 में, ठीक है ना। कब हुआ था, 1913 में इसका स्थापना हुआ था। और गदर पार्टी को स्थापित करने का जो पर्पज क्या था, तो कनाडा और अमेरिका में जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उनको भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित करना, ठीक है ना, यही पर्पज था गदर पार्टी को बनाने का, ठीक है। फिर लंदन में जो वो है इंडिया हाउस, उसको किसने बनाया था, तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। अगला क्या है, हाँ और क्या, फिर क्या है बर्लिन समिति के बारे में। तो बर्लिन समिति कहां पर बना था, ये बनाया था कहां पर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूरोप में जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उन्होंने बनाया था बर्लिन समिति, ठीक है। और एक मिनट वेट करिए, एक सेकंड वेट करिएगा। कुछ बात इसमें छूट रही है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। देखो बर्लिन समिति बनती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक्टिव थे, ठीक है। यानी कि बर्लिन समिति का संबंध सुभाष चंद्र बोस से नहीं है, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें क्या है, रानी की वाव के बारे में, ठीक है। ये क्या है, रानी की वाव क्या है, तो एक प्रकार की सीढ़ी बावरी है। क्या है, सीढ़ी बावरी है, सीढ़ी बावरी है रानी की वाव। और अब ये कहां पर है, तो गुजरात के पाटन में। कहां पर है, गुजरात के पाटन में है, ठीक है। और किसने बनाया है, तो रानी की वाव को किसने बनाया था, तो सोलंकी वंश के राजा थे भीम प्रथम, ठीक है ना। उनकी स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनाया। किसने बनाया, देखो रानी की वाव किसने बनाया था, तो रानी की वाव का निर्माण करवाया था रानी उदयमती ने। किसने, रानी उदयमती ने। रानी उदयमती किसकी पत्नी थी, तो सोलंकी वंश के जो राजा थे भीम प्रथम, उन्हीं की पत्नी थी रानी उदयमती। और रानी उदयमती ने अपने पति यानी कि भीम प्रथम की स्मृति में रानी की वाव बनाया था, ठीक है। अच्छा, रानी की वाव जो है इसको 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे अच्छा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में लखनऊ में, ठीक है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों का जो पहला संयुक्त अधिवेशन, पहला जॉइंट जो सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। कहां पर, लखनऊ में, ठीक है। और इसी में, ठीक है ना, इसी में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को मान लिया था, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और फिर दोनों ही, ठीक है ना, इसी सम्मेलन के बाद, ठीक है ना, इसी सम्मेलन के तहत दोनों जो पार्टी हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों भारत को ये दोनों दल जो हैं भारत में प्रतिनिधि सरकार और अधिराज्य की मांग पर सहमत हो गए थे, यानी कि डोमिनियन स्टेटस पर सहमत हो गए थे, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है, दांडी मार्च के बारे में है। दांडी मार्च जो है ये शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर कहां से कहां तक था ये, तो साबरमती, ठीक है ना, साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात का जो दांडी है, ठीक है ना, साबरमती का आश्रम जो है वहां से शुरू हुआ, ठीक है। और कहां तक गया, तो गुजरात के दांडी तट तक गया था, ठीक है। फिर इसमें और कुछ बातें जो है हमें ध्यान रखनी है, ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा, इसमें, ठीक है ना, दांडी मार्च में गांधी के जो वो थे, गांधी जी के जो फॉलोवर थे, उन्होंने किसी प्रकार का भी क्राइम नहीं है, किसी प्रकार का हिंसा नहीं किया था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल है तिलक के बारे में, ठीक है। देखो तिलक के बारे में ध्यान क्या रखना है, तिलक कैसे नेता थे, तो तिलक जो है वो उग्रवादी नेता थे, ठीक है। और तिलक जो है इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था तिलक ने। और कब दिया था, तो 20वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है ना, 20वीं सदी की शुरुआत में जो है ये नारा दिया गया था। फिर देखो अगला क्या है,
अगला सवाल है हमारा भीमबेटका गुफा, ठीक है ना। भीमबेटका गुफा के बारे में है, एक मिनट। देखो भीमबेटका गुफा के बारे में ध्यान क्या रखना है, एक सेकंड। हाँ देखो भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, एमपी के भोपाल में, ठीक है ना। एमपी के भोपाल में है भीमबेटका गुफा। और भीमबेटका गुफा जो है इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, भीमबेटका गुफा में है क्या, देखो पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के जो चित्रकला है, ठीक है ना। मध्य पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के जो चित्रकला है वो बनाए गए हैं किसमें, भीमबेटका की गुफा में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के बारे में, ठीक है, सॉरी आईएनए, माफ कीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आईएनए के बारे में है, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। तो इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किसने किया था, ये किया था रासबिहारी बोस ने, ठीक है ना। इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किया था रासबिहारी बोस ने, लेकिन इसका पुनर्गठन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, ठीक है ना। कब, 1940। देखो आईएनए का स्थापना किया था रासबिहारी बोस ने, कब किया था, 1913 के आसपास में, ठीक है। क्योंकि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के बाद वो चले गए थे जापान, और वहीं पर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। लेकिन इस इंडियन नेशनल आर्मी का जो पुनर्गठन है वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, कब, 1943 में किया, ठीक है। और यहीं पर, ठीक है ना, और इसी में, ठीक है ना, इसी टाइम पर 1944 में बर्लिन में इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने अपना भाषण दिया था, और वहीं पर इन्होंने अपना एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या है, इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के बारे में, ठीक है। तो जो देखो इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का जो स्थापना है कब हुआ था, देखो ये क्या है, ये एक तरह का आंदोलन, ठीक है ना, सॉरी देखो इसका स्थापना किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन जो है इसका स्थापना किया था किसने, इसका स्थापना किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया था, 1936 के आसपास में, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नमक सत्याग्रह के टाइम पर जब गांधी जी अरेस्ट हो गए, ठीक है ना, नमक सत्याग्रह के टाइम पर गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद जो कमान है किसने संभाला था, वो संभाला था सरोजिनी नायडू, किसने, सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। फिर क्या है फिर देखो कस्तूरबा गांधी के बारे में है। तो कस्तूरबा गांधी जो है गांधी जी के कई सारे आंदोलन में भाग ली थी कस्तूरबा गांधी, और कई बार जेल भी गई थी, ये बात हमें पता ही है, ठीक है। और फिर अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था कस्तूरबा गांधी ने, और इसी के बाद वो जेल भी चली गई थी, ठीक है। फिर अगला है अपना वो मैडम भीकाजी कामा के बारे में है। तो 1907 में, ठीक है ना, मैडम भीकाजी कामा जो है इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था, कब, 1907 में, कहां पर, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, कहां पर, जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में झंडा फहराया था, ठीक है, भारतीय झंडा फहराया था, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा इंडियन पीपल्स थ्योरी एसोसिएशन के बारे में, ठीक है ना। इंडियन पीपल्स थ्योरी एसोसिएशन के बारे में, इसका स्थापना कब हुआ था, 1943 में हुआ। किस कब हुआ था, 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, ठीक है। एक मिनट। अगला सवाल है हमारा कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के बारे में ध्यान क्या रखना है, कैबिनेट मिशन जो है इसने पाकिस्तान, ठीक है ना, पूर्ण पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और फिर ठीक है, अब देखो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, एक मिनट वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसमें भारत माता के बारे में है। तो भारत माता जो है ये भारत को माता के तौर पर किसने पहली बार प्रस्तावित किया था, पहली बार किसने बोला था कि भारत माता है, ठीक है ना, यानी कि देश को माता पहली बार किसने संबोधित किया था, तो ये आनंद मठ की किताब है, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब है आनंद मठ। इसी आनंद मठ किताब में जो क्या है इसी आनंद मठ की किताब जो है इसमें जो है एक गाना लिखा गया था वंदे मातरम, ये भी हमें पता ही है। और इसी किताब में इसी उपन्यास में पहली बार जो है भारत माता संबोधित किया गया था, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है। देखो
कंपनी का जो कुप्रशासन है, ठीक है ना, कंपनी का जो कुप्रशासन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पहला अधिनियम आया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये पहला इसी मामले में है कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन को कंट्रोल करने के लिए अधिनियम जारी किया था। ठीक है, फिर अगला क्या है देखो, भारत में द्विसदनीय सरकार की स्थापना, ठीक है ना, द्विसदनीय, ठीक है ना, 2 सदन वाले शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 1919 के एक्ट से। कब हुआ था? 1919 के एक्ट से हुआ था। ठीक है, फिर क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 50 है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना के बारे में। देखो जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है ना, बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था। और इसी क्रम में, ठीक है ना, इसी संदर्भ में जो पहला जो स्कूल बनाया गया था उसका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना हुआ था 1906 में। ठीक है, और किस लिए किया था? तो वही राष्ट्रवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो अभी इस पार्ट में ये तक रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।